एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। अगेन ये एक वन शॉट वीडियो है। इस एक वीडियो के अंदर हम लोग ये पूरा चैप्टर काफी डिटेल के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, कंट्रोलिंग पर आने से पहले एक बार पीछे जाते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं। हम लोगों ने मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस पढ़ लिए। मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या था? मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग के अंदर हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं क्या काम करना है, काम को कैसे करना है, काम को कब करना है और कौन सा काम किससे करवाना है। इट मींस प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and from whom to do। ठीक है भाई, प्लानिंग कर ली, सब कुछ दिमाग के अंदर हम लोगों ने सेट कर लिया, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, काम को किससे करवाना है। अब सेकंड स्टेप आता है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग। उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा, सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो जब हम सारी चीजों को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनवाना, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है भाई, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया। अब एक्चुअल काम करवाओगे किससे? काम करवाने के लिए हमें एम्प्लॉइज की जरूरत है। तो जब हम एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, जब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आओ हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आके अप्लाई करो, लोगों को हम लोगों ने अट्रैक्ट करा, उनका इंटरव्यू लिया, उनका रिटन टेस्ट लिया, उन्हें सिलेक्ट करा। तो जो एम्प्लॉइज को हायर करने का पूरा प्रोसेस था, उस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला स्टाफिंग, थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफ आ गया। अब स्टाफ काम कब करेगा? जब आप स्टाफ को डायरेक्शन दोगे, जब मैनेजर स्टाफ को बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। तो फोर्थ स्टेप क्या आता है मैनेजमेंट का? डायरेक्टिंग, कि अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें बताना उन्हें क्या काम करना है, काम को कैसे करना है, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उन पर नजर रखना, उन्हें सुपरवाइज करना। तो फोर्थ फंक्शन हो गया मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग। अब आता है मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? तो पहले बहुत आराम से बेसिक समझ लो, पूरा चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है? प्लानिंग। कौन सा है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन? प्लानिंग। जब प्लानिंग हम लोग करते हैं तब मैनेजर्स एडवांस में टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। तो इस प्लानिंग प्रोसेस के अंदर क्या सेट किए जाते हैं? टारगेट सेट किए जाते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। और इन्हीं टारगेट्स को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है स्टैंडर्ड्स। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने टारगेट सेट करा कि इस मंथ हम लोग 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या है? हमारा टारगेट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में? स्टैंडर्ड्स। और इसी को बोला जाता है प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं? प्लान्ड परफॉर्मेंस। सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग सारे वर्ड्स अब जैसे जैसे पढ़ेंगे, सारे वर्ड्स बार बार यूज आएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लानिंग के प्रोसेस में टारगेट सेट किए जाते हैं, जिन टारगेट्स को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं या तो स्टैंडर्ड्स या फिर प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस थी कि भाई हम इस मंथ 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है भाई। अब एम्प्लॉइज एक्चुअली काम कर रहे हैं, डायरेक्शन दे दी, मैनेजर ने बता दिया क्या काम करना है, कैसे काम करना है। बट जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा गया, जब वाकई एम्प्लॉइज ने काम करा, तो हम लोगों ने जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा कि वाकई में कितना काम हुआ है, तब हम लोगों ने देखा कि भाई हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है। 800 यूनिट्स हमारे एम्प्लॉइज ने प्रोड्यूस करे हैं। हमारा टारगेट था 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना, बट हमारे एम्प्लॉइज ने 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी। तो जब हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं, उस कंपेयर वाले प्रोसेस को बोला जाता है कंट्रोलिंग। Controlling function can be defined as comparison of actual performance with the planned performance। Controlling एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं। आती है बातें समझ में? अब एक डेफिनेशन देख लो। Controlling is determining what is being accomplished, that is evaluating the performance। Controlling का मतलब है डिटरमाइन करना कि हम लोगों ने क्या अकम्प्लिश कर लिया, यानी कि क्या हासिल कर लिया, यानी कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना कि एक्चुअली हम लोगों ने कितना काम किया है।
and if necessary apply corrective measures so that the performance takes place according to plans। और अगर हमें लगता है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई, हम लोगों ने सोचा था 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है बट एक्चुअली 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुई, यानी कि हम लोग ये 200 का जो डिफरेंस है ये यूनिट्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो अगर लगता है करेक्टिव एक्शन लेना है, आगे से प्लान्स के अकॉर्डिंग काम हो, तो उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लेना, मेजर्स लेना, ताकि आगे से प्लान्स के अकॉर्डिंग काम हो। ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस ना आए, जैसा हम लोगों ने प्लान करा था हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी वैसी ही हो। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कंट्रोलिंग। समझ में आती हैं बातें? क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करना। अगर बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को बोलते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं? डेविएशन। तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी लेना आगे से, ताकि ऐसे डेविएशंस ना आए। बात करते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के नेचर की। तो नेचर को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, इसे ही हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कंट्रोलिंग का गोल ओरिएंटेड फंक्शन। क्या? गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है वो क्या है? गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। अब देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये चाहे मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन एग्जाम के अंदर आ जाए, चाहे ऑर्गेनाइजिंग आए, प्लानिंग आए, डायरेक्टिंग आए, स्टाफिंग आए, कंट्रोलिंग आए, ये आप सारे फंक्शंस के अंदर लिख कर आ सकते हो। तो साथ में याद कर लो गोल ओरिएंटेड फंक्शन हर के अंदर चेप के आना है यार इसको। गोल ओरिएंटेड फंक्शन कैसे है? देखो कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर द प्लान। कंट्रोलिंग फंक्शन का काम क्या है? ये मेक श्योर करके रखना कि भाई जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कैसे हो? हमारी प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से हो, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। और प्लान्स हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि गोल्स को अचीव कर सके। तो इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग भी क्यों करी जा रही है? ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। समझ में आया कि प्लान्स का मेन मकसद क्या होता है? गोल्स को अचीव करना। और कंट्रोलिंग फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये मेक श्योर करके चलते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी हो? प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सेकेंड है परवेसिव। अगेन देखो जो परवेसिव है ये भी आपको मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस के फीचर्स में लिख कर आना है, तो ये कुछ चीजें तो याद रखना, ये सारे फीचर्स में लिख सकते हो आप। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है कि कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट के हर स्टेप पर होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही चीजों को कंट्रोल करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी चीजों को कंट्रोल करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी चीजों को कंट्रोल करता है। प्लस जो ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस है ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही कंट्रोलिंग होती है, नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस भी चीजों को कंट्रोल करते हैं, मंदिर में भी कंट्रोलिंग होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट में भी कंट्रोलिंग होती है, स्मॉल स्केल कंपनीज भी कंट्रोलिंग करती हैं, तो लार्ज स्केल कंपनीज भी कंट्रोलिंग करती हैं। तो ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम नहीं है, बल्कि ये सारे ही मैनेजर्स का काम है। टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स, सारे ही मैनेजर्स कंट्रोलिंग करते हैं। सो इट इज अ परवेसिव फंक्शन। साथ साथ याद हो रहा है ना? अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अच्छा भाई बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है? देखो ये जो कंट्रोलिंग है, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस है हमारा, ये जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है इसके अंदर हम लोग पीछे की तरफ भी देखते हैं, यानी कि ये बैकवर्ड लुकिंग भी है, और इसी प्रोसेस के अंदर हम लोग आगे की तरफ भी देखते हैं, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। ध्यान से समझना, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है एज मैनेजर्स कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, मैनेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्लान्ड परफॉर्मेंस से। और ये जो प्लान परफॉर्मेंस है ये कहां पर डिसाइड हुई थी? ये डिसाइड हुई थी हमारे मैनेजमेंट के फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग पीछे देख रहे हैं, हम लोग प्लानिंग की तरफ देख रहे हैं कि भाई हम लोगों ने प्लानिंग के अंदर क्या स्टैंडर्ड सेट करे थे, क्या टारगेट सेट करे थे, और हमारी आज की जो परफॉर्मेंस है हमारे एम्प्लॉइज की, उस परफॉर्मेंस को हम पीछे वाली परफॉर्मेंस के साथ में क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। सो इट इज बैकवर्ड लुकिंग। समझ में आता है? Controlling is forward looking because it suggests measures to remove the reasons for failure of plans. प्लस कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अच्छा फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है? देखो कंट्रोलिंग का काम सिर्फ यही नहीं होता कि कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन करने पर हम लोगों ने देखा कि हमारा टारगेट था 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना, बट हम लोगों ने वाकई में 800 यूनिट्स को ही प्रोड्यूस करा। तो ये जो बीच में डिफरेंस आया 200 यूनिट्स का, इस डिफरेंस को बोलते हैं डेविएशन। तो ये डेविएशन क्यों आया? पहली बात तो
इसका रीजन फाइंड आउट करना और आगे के लिए सजेशंस देना, आगे के लिए मेजर्स देना कि भाई आगे इन चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि ये डेविएशंस यानी कि ये डिफरेंस ना आए, ताकि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो। तो कंट्रोलिंग हमें साथ साथ में सजेशंस भी देता है ताकि फ्यूचर में हमारे प्लान्स फेल ना हो, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। आई होप क्लियर है। फोर्थ फीचर है हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी सब में लिख कर आ सकते हो। जो कंट्रोलिंग है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म ही नहीं होता। इट कंटिन्यूज टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग। बिल्कुल, ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता जाता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रहा है। स्कूल की बात ले लो, स्कूल के अंदर हमेशा कंट्रोलिंग होती है। नर्सरी क्लास में थे तभी भी टीचर्स कंट्रोल करते थे, अब 12th क्लास में हो तभी भी टीचर्स कंट्रोल करेंगे, आगे कॉलेज में जाओगे तभी भी टीचर्स कंट्रोल करेंगे। तो ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है ये कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू कंट्रोलिंग चलती जाती है, कंटिन्यू हम लोग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या क्या डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, कंट्रोलिंग का मीनिंग और कंट्रोलिंग का नेचर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग। क्या स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग, स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब है कि भाई कंट्रोलिंग के अंदर क्या क्या आता है, कंट्रोलिंग में होता क्या है। तो कंट्रोलिंग इज वेरी वाइड इन स्कोप, कंट्रोलिंग का स्कोप बहुत ही ज्यादा वाइड है यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। It does not end only by comparing the actual performance with the planned performance। ये प्रोसेस जो है वो कंपैरिजन करके ही खत्म नहीं हो जाता कि भाई हम लोगों ने हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर कर लिया बस कंट्रोलिंग खत्म, नहीं, ये प्रोसेस यहीं एंड नहीं होता। बट इट ट्राइज टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। बल्कि कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर रीजन भी फाइंड आउट किया जाता है कि भाई हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लान परफॉर्मेंस से मैच क्यों नहीं खा रही, डिफरेंस क्यों है। प्लान परफॉर्मेंस थी कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस है 800 यूनिट्स ही हम प्रोड्यूस कर पाए, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस डिफरेंस। तो डिफरेंस भी फाइंड आउट किया जाता है। प्लस इट ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव द रीजन फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स। प्लस कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो सजेशंस भी देते हैं कि आगे से फ्यूचर में ये डेविएशन ना आए, ये डिफरेंस ना आए, हमारे प्लान्स फेल ना हो। तो प्लान्स के फेलियर को रिमूव करने के लिए फ्यूचर से रिलेटेड कुछ सजेशंस भी दिए जाते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। पहला तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस के साथ में। सेकंड चीज अगर हम लोगों ने देखा डेविएशंस हैं तो रीजंस भी फाइंड आउट किए जाते हैं। और थर्ड थिंग हमें लग रहा है हम लोग सजेशंस दे सकते हैं, कुछ करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है तो हम लोग वहां पर सजेशंस भी देते हैं। आती है बातें समझ में। बात करते हैं दो एस्पेक्ट्स कंट्रोलिंग के। कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं, पहला है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। बहुत आराम से समझना है। देखो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू चेकिंग how effective the strategies and plans are, because sometimes there can be difference in performance due to plans and strategies। क्या कहता है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब होता है ये चेक करना कि हमारी स्ट्रैटेजीज और हमारे प्लान्स कैसे हैं, हम लोगों ने जो प्लान्स बनाए थे, जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी, जो पॉलिसीज बनाई थी वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी अच्छी हैं, कितनी सही है, कितने सोच समझ के हम लोगों ने प्लान्स बनाए हैं। क्योंकि कई बार ये जो डिफरेंस आता है ये हमारे बैड प्लान्स और बैड स्ट्रैटेजीज की वजह से भी आ सकता है। हो सकता है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस से मैच नहीं कर रही क्योंकि हमारे प्लान्स और हमारी स्ट्रैटेजीज ही सही नहीं है, वो प्लान्स और स्ट्रैटेजीज ही इफेक्टिव नहीं है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का काम क्या है, सिर्फ प्लान्स और स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना, ये चेक करना कि हमारे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज तो सही है ना, ये जो डिफरेंस है ये हमारे बैड प्लान्स और बैड स्ट्रैटेजीज की वजह से तो नहीं आ रहा ना। दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। देखो ऑपरेशनल का मतलब होता है काम, ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, वर्क। ऑपरेशनल कंट्रोल रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज देयर कैन बी डिफरेंस ड्यू टू फॉल्ट इन द एक्टिविटीज। वही ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज को चेक करते हैं, जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एक्टिविटीज को चेक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं यानी कि जो वर्क है, जो काम है उसको चेक किया जाता है कि देखा जाता है कि कहीं काम के अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के अंदर, एम्प्लॉइज की एक्टिविटीज के अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि अगर वहां गड़बड़ है तो
तो भी ये जो डिफरेंस है ये आ सकता है, ये भी डिफरेंस हो सकता है हमारे प्लान्स के फेल होने के पीछे। तो समझ में आया कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट्स कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं कि भाई हमारे प्लान्स, हमारी स्ट्रैटेजीज तो सही है ना, कहीं ये तो गलत नहीं है, इसकी वजह से तो डिफरेंस नहीं आ रहा। वहीं ऑपरेशनल कंट्रोल में एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाता है कि मैनेजमेंट की एक्टिविटीज, एम्प्लॉइज की एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज तो ठीक है या नहीं है, कहीं एक्टिविटीज काम करने के तरीके में तो कोई गड़बड़ नहीं है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो समझ में आ गया स्कोप क्या होता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट बात करते हैं हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगेन, चाहे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आए, चाहे ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस आए, स्टाफिंग की आए, डायरेक्टिंग की आए, कंट्रोलिंग की आए, किसी की भी इंपॉर्टेंस आए, ये पॉइंट आपको याद करके रखना है कि ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है इसकी वजह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो ये पॉइंट सब में लिखना है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो, प्लान्स आर मेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। प्लान्स क्यों बनाते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। और कंट्रोलिंग फंक्शन यही मेक श्योर करके रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो किसके अकॉर्डिंग हो, प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। और अगर कुछ डेविएशन होते हैं, डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस। अगर कोई डिफरेंस आता है तो करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं उन डिफरेंसेस को कम करने के लिए। तो कंट्रोलिंग अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहा है यार। कंट्रोलिंग का काम क्या है कि काम कैसे हो? प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। प्लान्स जो हम लोगों ने सेट करे हैं, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और प्लान्स क्यों बनाते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो कंट्रोलिंग भी क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है प्लानिंग प्रोसेस की। समझ में आया? सेकेंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्या? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखो, पीछे हम लोगों ने जो देखा था ना स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, इस स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि भाई हमारे जो हम लोगों ने प्लान सेट करे हैं, जो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी सेट करी हैं, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करे हैं, टारगेट सेट करे हैं, वो तो ठीक है या नहीं है। पता लगा उनमें ही गड़बड़ है तो उनके एक्चुअल रिजल्ट्स तो गलत ही आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग हमारे स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को जज करते हैं। हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं, जो टारगेट सेट करे हैं, उनकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि भाई हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे प्लान्स तो गलत नहीं है, कहीं उनमें तो गड़बड़ नहीं है। अगर उनमें गड़बड़ है तो हमें हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं वो भी डेफिनेटली गड़बड़ ही मिलेगी, हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की वजह से हम लोग चेक कर पाते हैं हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्यूरेट भी है या नहीं है। कंट्रोलिंग सिस्टम मेक्स मॉडिफिकेशन इन स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम एज पर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिल्कुल, देखो हमें टाइम टू टाइम हमारे स्टैंडर्ड्स, जो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने प्लान्ड परफॉर्मेंस डिसाइड करी है, जो टारगेट स्टैंडर्ड्स डिसाइड करे हैं, उनमें कंटिन्यू हमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, यानी कि चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है ये कैसा होता है? ये होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसके अंदर कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं। कभी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बदल देती है, कभी कॉम्पिटिटर्स अपनी पॉलिसी बदल देते हैं, कभी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज आ जाता है, तो कभी कस्टमर्स की डिमांड बदल जाती है, कभी कोरोना जैसी कोई चीज आ जाती है, कभी जीएसटी आ जाता है। तो वही है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं और उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर भी चेंज करना जरूरी है। तो कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करके रखता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट हैं या नहीं है, और अगर स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंजेस की जरूरत है तो कंटिन्यू चेंजेस भी करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियस ही बात है, अगर कंट्रोलिंग अच्छे से होगा, कंट्रोलिंग क्या मेक श्योर करके रख रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी हो? प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो। अगर मिसमैच हो रहा है तो करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं, उस परफॉर्मेंस को सही किया जाता है, दोबारा से ट्रैक पर लाया जाता है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्स दैट ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग फंक्शन ये मेक श्योर करके रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो किसके अकॉर्डिंग हो? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं, सारी एक्टिविटीज उसके अकॉर्डिंग हो। एज अ रिजल्ट देयर इज इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और उसकी वजह से रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज होता है, प्रॉपर यूज होता है। फोर्थ इज इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बहुत ही ऑब्वियस ही बात है,
क्लास के अंदर टीचर प्रेजेंट है, तो अगर टीचर क्लास को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है तो क्लास के अंदर ऑर्डर रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। टीचर चले गया 2 मिनट क्लास से, प्रिंसिपल ने बुला लिया टीचर को, पीछे से क्या हाल करते हो क्लास का, हाहाकार मचा देते हो, तो अपने आप डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, ऑर्डर खत्म हो जाता है। तो वही कंट्रोलिंग करता है भाई। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या मेक श्योर करके रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर ऑर्डर बना रहे, उसके अंदर डिसिप्लिन बना रहे, किसी तरह के कोई केओस, लड़ाई झगड़े ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो। इट कीप्स द सबऑर्डिनेट्स अंडर चेक एंड इंश्योर्स दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस एफिशिएंटली। इसी कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर जो सुपीरियर्स हैं, सुपीरियर्स जिनके पास में ज्यादा पावर है, ज्यादा अथॉरिटी है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर नजर रखते हैं। वो चेक करते हैं कि भाई जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, जो काम कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स यानी कि टारगेट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो कंट्रोलिंग क्या मेक श्योर करके रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर रहे और डिसिप्लिन रहे। लास्ट आता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा तालमेल। डांस करते हैं तो एक का हैंड लेफ्ट में जा रहा है, एक का हैंड राइट में जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना, सबके एक साथ सारे स्टेप्स होते हैं। अगर लेफ्ट में जाना है तो सारे लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाना है सारे राइट में जाएंगे। ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है, एक तालमेल है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन ये मेक श्योर करके रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे एम्प्लॉइज प्रॉपरली डायरेक्शन लें, प्रॉपरली ऑर्डर्स लें, इंस्ट्रक्शंस लें। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आर कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको कंट्रोल किया जाता है इस तरह से ताकि ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम हो, विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। तो कंट्रोलिंग फंक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन रहता है। कंट्रोलिंग फंक्शन ये मेक श्योर करके रखता है कि सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से मिलकर काम करें, आपस में सबके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, एक तालमेल रहे, सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह से काम करें कि प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव किया जा सके। जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए हम लोग काम करें। तो इंपॉर्टेंस याद हो गई कि इसकी हेल्प से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड्स यानी कि हमारे टारगेट्स की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है कि हमारे टारगेट सेट है, सही है या नहीं है। यहाँ पर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर रहता है, डिसिप्लिन वाला माहौल रहता है, किसी तरह के कोई केओस नहीं होते, एंड इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। आ जाओ इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक पर, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यहां पर हम लोग देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच के रिलेशन की बात करेंगे। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये प्लानिंग क्या है, ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, वही कंट्रोलिंग क्या है, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों क्या है, इनसेपरेबल ट्विंस है मैनेजमेंट के। ये दोनों मैनेजमेंट के क्या है, इनसेपरेबल ट्विंस है। जैसे बोलते हैं ना, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन के दो साइड्स, ये वैसे ही है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के फंक्शंस एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। अब कुछ पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूं मैं। देखो फर्स्ट पॉइंट आता है नेचर एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले नेचर की बात करते हैं। देखो प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी मतलब पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। एज इन प्लानिंग वी डिसाइड व्हाट टू डू, क्योंकि प्लानिंग में ही हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और काम को किससे करवाना है। वही कंट्रोलिंग मींस कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद प्लान एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप द डेविएशन। वही कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना कि सारी की सारी एक्टिविटीज प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, सारे काम हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और हमें लगता है अगर किसी तरह के कोई डेविएशन है, जैसे हम लोगों ने 1000 यूनिट्स बनाने का सोचा, एक्चुअली हम लोग 100 यूनिट्स ही बना पाए, तो अगर बीच में कुछ डेविएशंस हैं तो उन डेविएशंस को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेना। दिस मींस दैट कंट्रोलिंग फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर राइट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। तो कंट्रोलिंग फंक्शन का काम क्या है कि जो हमारे प्लान्स हैं उनका राइट इंप्लीमेंटेशन हो, उनका टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो, हमारे प्लान्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो, जैसा हम लोगों ने सोचा था हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस भी वैसी ही हो। समझ में आया। सेकेंड है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। भाई प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दोनों आपस में लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एग्जिस्ट टुगेदर एज वन डिपेंड्स ऑन द अदर। भाई प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। समझते हैं कैसे डिपेंड करते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किसके साथ में, प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में। अब सोचो अगर प्लानिंग परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस होती ही नहीं, अगर प्लानिंग फंक्शन ही नहीं होता तो क्या प्लान्स बनते? प्लान्स नहीं बनते। क्या स्टैंडर्ड्स बनते? टारगेट सेट होते? और अगर प्लान्स ही नहीं बनते, स्टैंडर्ड्स ही नहीं होते, प्लान परफॉर्मेंस ही नहीं होती, तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करते? हम लोग कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्लान परफॉर्मेंस से, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। और अगर प्लानिंग प्रोसेस ही नहीं होता तो वो स्टैंडर्ड्स भी नहीं बनते, वो प्लान परफॉर्मेंस ही नहीं बनती, तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करते? तो कंट्रोलिंग एंटायरली किस पे डिपेंडेंट है? प्लानिंग पर डिपेंडेंट है। देयर वुड बी नो कंट्रोलिंग अगर प्लानिंग ना होती तो। On the other hand, the planning function is also dependent on controlling. वही जो प्लानिंग का परफॉर्मेंस है वो भी किस पर डिपेंडेंट है? कंट्रोलिंग फंक्शन पर डिपेंडेंट है। अच्छा, कैसे है? As plans are not made only on papers, but these have to be implemented and controlling function ensures the plans are followed strictly. क्योंकि देखो ये जो प्लानिंग प्रोसेस है ये कंट्रोलिंग पर किस तरह से डिपेंडेंट है? प्लान्स जो है वो सिर्फ हम पेपर पर बनाने के लिए बनाते हैं, सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए प्लान्स बनाते हैं कि पेपर पर लिख लिया कि भाई ये काम करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फ्रॉम होम टू डू। नहीं, प्लान्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो इंप्लीमेंट हो सके, और कंट्रोलिंग फंक्शन ही ये मेक श्योर करके रखता है कि प्लान्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करी थी, क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसी ही है या नहीं है? नहीं है तो करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। तो समझ में आया, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी हैं और दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों पीछे भी देखते हैं और दोनों ही आगे भी देखते हैं। समझते हैं कैसे? सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, बिल्कुल है, अभी समझ में आ गया। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो हमारी आज की परफॉर्मेंस है, उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्लान्ड परफॉर्मेंस। और ये प्लान्ड परफॉर्मेंस हम लोगों ने कहाँ डिसाइड करी थी? प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। ये तो पीछे रह गया प्लानिंग प्रोसेस, पहला फंक्शन था मैनेजमेंट का। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। वहीं प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, बिकॉज plans are made on the basis of past experience and feedback report of controlling function। वही जो प्लानिंग है वो भी एक बैकवर्ड प्रोसेस है। कैसे है? क्योंकि प्लान्स हम ऐसे ही नहीं बना लेते। प्लान्स हम किसके बेसिस पर बनाते हैं? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस। और पास्ट का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड। हम लोग हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हैं कि पास्ट में हम लोगों ने कैसे काम करा था, पास्ट में हमारे प्लान हमें सक्सेस दिया था या फेलियर दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं। वही हम लोग प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ये भी देखते हैं कि जो हमारे पास्ट प्लान्स थे उनकी फीडबैक रिपोर्ट कैसी थी। कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर लास्ट में एक फीडबैक रिपोर्ट दी जाती है कि भाई प्लान सही थे या नहीं थे, प्लान्स के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या क्या रीजंस हैं डेविएशन के, आगे से क्या करेक्शन किया जा सकता है प्लान्स के अंदर। तो प्लान्स ऐसे ही नहीं बताते, प्लान्स के अंदर हम लोग हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं, कंट्रोलिंग की फीडबैक रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बनाते हैं। तो समझ में आया, कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों ही क्या है? बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। वहीं फॉरवर्ड की बात करें, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। बिल्कुल, प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, प्लान्स पास्ट के लिए नहीं बनाए जाते। वहीं कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर ही मैनेजर सजेशन देते हैं। मान लो अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई, डेविएशंस हैं, तो मैनेजर सजेशन भी देते हैं कि किस तरह से आप फ्यूचर में इन डेविएशंस को रिमूव कर सकते हो, किस तरह से फ्यूचर में आप अपने प्लान्स को फेल होने से बचा सकते हो। तो समझ में आया कि दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। फोर्थ आता है प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। क्या? प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। भाई प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? डॉक्टर भी हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको ये करना चाहिए, करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर है। प्लानिंग हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करो। तो प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक दिमाग का प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग। एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, it prescribes a particular course of action for the achievement of organizational goals। प्लानिंग हमें एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन बताता है प्लानिंग हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, काम को किससे करवाना है। एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन बताता है जिसकी हेल्प से
ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सकता है। वहीं कंट्रोलिंग क्या है, इवैल्यूएटिव है। इवैल्यूएटिव मतलब यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो कंट्रोलिंग क्या है, इट इवैल्यूएट्स वेदर द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड और नॉट। कंट्रोलिंग में हम लोग ये चेक करते हैं कि प्लानिंग के अंदर जो चीजें प्रिस्क्राइब करी गई थी, जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जो टारगेट, जो स्टैंडर्ड हमें बताया गया था, क्या एक्चुअल काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, क्या उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो समझ में आया किस तरह से ये दोनों लिंक्ड हैं, कि ये दोनों किस तरह से एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। ये क्या देख लिया हम लोगों ने, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आ जाओ इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस की किस तरह से कंट्रोलिंग होती है। तो देखो कंट्रोलिंग के पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं। मैंने शुरू में बता दिया था कि प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, यानी कि टारगेट सेट करते हैं, जिन्हें प्लान परफॉर्मेंस भी बोला जाता है। ऑल्दो ये प्लानिंग का फंक्शन है, बट फिर भी ये कंट्रोलिंग का फंक्शन भी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। तो कंट्रोलिंग का भी पहला स्टेप क्या हो गया, स्टैंडर्ड्स यानी कि टारगेट्स को सेट करना। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, टारगेट्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। ये टारगेट्स हैं जिनसे हम लोग फ्यूचर में हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो देखो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये कैसे होने चाहिए भाई, अचीवेबल होने चाहिए। आलतू फालतू स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए जिन्हें हम अचीव ही नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड्स तो हम लोगों ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिए जिन्हें अचीव ही नहीं किया जा सकता। ऐसे स्टैंडर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, पूरे साल मजे करता है, उसने स्टैंडर्ड सेट करा है भाई मैं तो 95% लेकर आऊंगा, तो इस स्टैंडर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, इसे अचीव ही नहीं कर सकते आप। तो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। भाई कुछ तो पढ़ना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट 2-3 महीने तो पढ़ने पड़ेंगे तब आएंगे 95%। तो स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, अचीवेबल। स्टैंडर्ड्स मस्ट बी रिवाइज्ड टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। और स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम उनमें मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है ये कैसा होता है, डायनेमिक होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हमारे स्टैंडर्ड्स को चेंज करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स यानी कि टारगेट्स। सेकेंड आता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब भाई आप एक्चुअली काम कर रहे हो, डायरेक्शन मिली है, एम्प्लॉइज एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड सेट करने के बाद में द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय देम। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट यानी कि मेजर करते हैं, देखते हैं उन्होंने एक्चुअली कितना काम करा है। व्हाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस इज केप्ट इन माइंड। जब हम उनके परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं तो हमें क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है और क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। हमें सिर्फ यही नहीं देखना उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, हमें क्वालिटी भी चेक करनी है, भाई उसने कैसी बनाई है, फिनिशिंग है या नहीं है, किस तरह की क्वालिटी है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, हमारी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करना। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है कंपेयर करना। हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, यहां से हमें क्या मिली, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसे हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, हमारी प्लान परफॉर्मेंस से, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड से। तो कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद में द मैनेजर कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। मैनेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं, और अगर यहां पर ये दोनों मैच कर जाती हैं, हम लोगों ने सोचा था 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और वाकई में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, अगर ये परफॉर्मेंस मैच कर जाती है तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस एंड्स हियर ओनली। कंट्रोलिंग का प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है, टाटा बाय बाय दी एंड। इसके बाद में कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता ही नहीं है। बट अगर हम लोगों ने सोचा था 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअली 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाए, हमारी परफॉर्मेंस मैच नहीं करी, तो ये कंटिन्यू चलता है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। और नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एनालाइजिंग डेविएशन। क्या, एनालाइजिंग डेविएशन। नाउ आफ्टर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, हम लोगों ने हमारी परफॉर्मेंस को कंपेयर करा, डेविएशंस आर एनालाइज्ड, और हम लोगों ने देखा भाई डेविएशंस हैं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, 800 ही प्रोड्यूस करी, तो डेविएशन कितने का है, 200 यूनिट्स का है। डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस।
ऑल डेविएशन शुड नॉट बी बॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब यहाँ पर बहुत काम की बात आई है। देखो सारे डेविएशन जरूरी नहीं है आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताओ। इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे डेविएशंस के बारे में हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएं। डेविएशंस विच आर बियॉन्ड द रेंज, ऐसे डेविएशंस जो आउट ऑफ रेंज है, बहुत ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं डेविएशंस के बारे में टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना चाहिए। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट ना करो यार उसको छोटी छोटी सी बातें बता के। फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का सोचा था और एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई हमारी 998, 2 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी, तो क्या आप इन 2 यूनिट्स के लिए जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई हम लोगों ने 2 यूनिट से हमारा टारगेट अचीव नहीं करा? नहीं, बट हाँ ऐसा डिफरेंस आ रहा है, 1000 सोचा था 800 ही प्रोड्यूस करा, 200 का डिफरेंस आ रहा है। इन दैट केस आप जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताओ। तो डेविएशंस को एनालाइज करना, ये मेक श्योर करके रखना कि ऐसे डेविएशंस जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आउट ऑफ रेंज हैं, उन्हीं के बारे में टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताओ। आलतू फालतू बातों के बारे में जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट को जाके डिस्टर्ब ना करो। और इस पॉइंट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, मैंने अलग से लिखी है, आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो उसी पॉइंट के अंदर लिखकर आना है आपको। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल? इट मींस गिविंग मोर अटेंशन टू एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एरियाज वेयर एज नॉन क्रिटिकल एरियाज कैन बी इग्नोर्ड। बता दिया। इसका मतलब है मैनेजमेंट को सिर्फ वही एक्टिविटीज के बारे में बताना, उन्हीं डेविएशंस के बारे में बताना जो एक्टिविटीज, जो डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्रिटिकल एरियाज है, की एरियाज बोलते हैं इन्हें। ये कुछ की वर्ड्स है, याद रखना, क्रिटिकल एरियाज, की एरियाज। वहीं ऐसा लगता है नॉन क्रिटिकल चीजें हैं, इन्हें इग्नोर भी किया जा सकता है, तो उन्हें इग्नोर कर दो। इन छोटी छोटी चीजों के लिए मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। और दूसरा है इसी के अंदर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इट मींस अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग। एक ऐसा मैनेजर जो हर चीज कंट्रोल करना चाहता है, एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग, वो एट दी एंड कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। एक ऐसा मैनेजमेंट जो सोच रहा है कि भाई हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, एक्चुअली 998 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाई, तो ये 2 यूनिट्स का डिफरेंस क्यों आया, वो इस पर भी फोकस कर रहा है यार। ऐसा मैनेजमेंट एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसे मैनेजर से कुछ कंट्रोल नहीं होता। द डेविएशंस व्हिच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज, ऐसे डेविएशंस, ऐसे डिफरेंसेस जो एक रेंज के बाहर हैं, शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजर्स। वो ही डेविएशन सिर्फ मैनेजर्स हैंडल करें। जो माइन्यूट डेविएशंस हैं, छोटे छोटे डेविएशंस हैं, उन्हें इग्नोर भी किया जा सकता है। मैनेजमेंट अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम है, उस टाइम को क्रिटिकल एक्टिविटीज पर फोकस करने पर वो खर्च करे। तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से 3 मार्क के क्वेश्चंस में भी पूछी जाती हैं, तो इन 2 को आपको अलग से लिखकर आना है, इसलिए मैंने अलग से बताया, कॉपी कर लेना। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। क्या टेकिंग करेक्टिव मेजर्स? इफ मैनेजर फाइंड्स एनी डेविएशन, अगर मैनेजर को कुछ डेविएशंस मिले एक्चुअल काम के बीच में और हमारे स्टैंडर्ड्स के बीच में, बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द रीजन अबाउट सच डेविएशन। तो मैनेजमेंट का नेक्स्ट काम क्या होता है? रीजन फाइंड आउट करना, यार डेविएशन क्यों आया। सोचा था 1000 यूनिट्स बनानी है, 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाए, तो ये 200 का डेविएशन क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजन है। तो नेक्स्ट काम क्या होता है? रीजन फाइंड आउट करना एंड ट्राइंग टू रिमूव डेविएशंस इन फ्यूचर, और कोशिश करना कि फ्यूचर में ये डेविएशंस ना आए, इन डेविएशंस को रिमूव करने की कोशिश करना। द मैनेजर टेक्स मेजर्स टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन ट्रैक। मैनेजर सारे स्टेप्स लेता है कि हर चीज को वो ट्रैक पर ला सके, ये डेविएशंस फ्यूचर में ना आए, इसका मतलब टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। लास्ट स्टेप आता है फीडबैक इन कंट्रोलिंग। क्या? फीडबैक इन कंट्रोलिंग। द कंट्रोलिंग डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। कंट्रोलिंग का ये जो प्रोसेस है, ये करेक्टिव मेजर्स लेने के साथ भी ही खत्म नहीं होता कि हम लोगों ने करेक्टिव मेजर्स ले लिए कि फ्यूचर में ये डिफरेंस ना आए। एट द एंड अ फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। एट द एंड मैनेजर्स को एक फीडबैक रिपोर्ट बनानी होती है। क्या बनानी होती है? फीडबैक रिपोर्ट। Feedback report refers to a list of reasons for deviations and the corrective measures suggested to remove the deviations in future. अच्छा, इस feedback report में क्या होता है? इस feedback report में सबसे पहले तो होते हैं deviations. Deviations मतलब कहाँ कहाँ पर हमारी actual performance, हमारी planned performance के according नहीं है, तो हम लोगों ने सबसे पहले deviations लिख दिए। फिर हम लोग लिखते हैं कि भाई deviations के पीछे क्या क्या reasons हैं, क्या क्या कारण हैं। भाई हो सकता है हमारा कोई employee बीमार हो, वो नहीं आया हो, हमारा हो सकता
सकता है हमारे पास में रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो, इसकी वजह से इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया, हो सकता है कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से काम रुक गया, फ्लड्स आ गए, लोग ऑफिस नहीं आ पाए, काम रुक गया। तो रीजंस फाइंड आउट करना यार डेविएशंस क्यों हैं, और सजेशंस भी देना इसी रिपोर्ट के अंदर, ताकि फ्यूचर में ये डेविएशंस ना आए, ताकि फ्यूचर में प्लान्स बनाते टाइम पर इस रिपोर्ट का ध्यान रखा जाए। तो ये फीडबैक रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो याद हो गए कौन कौन से फंक्शंस थे कंट्रोलिंग के। क्या था पहला फंक्शन? टारगेट सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, जिनके बेसिस पर हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। सेकंड स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। थर्ड स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करना, और हमें लगा कि दोनों मैच हो गए तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस यहीं एंड हो जाता है, बट अगर कोई डेविएशन है तो ये जो प्रोसेस है ये आगे चलता है। नेक्स्ट स्टेप आता है डेविएशंस को एनालाइज करना। इसमें दो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इन दोनों को याद से लिख लेना, छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है करेक्टिव एक्शंस लेना, ताकि फ्यूचर में वो डेविएशंस ना हो। और लास्ट में मैनेजर बनाता है एक फीडबैक रिपोर्ट, उसमें वो तीनों चीजें लिखता है कि क्या क्या डेविएशंस थे, डेविएशंस के पीछे क्या क्या रीजंस थे, और सजेशंस भी लिखता है कि आगे से ऐसा ऐसा किया जाए जिसकी वजह से ये डेविएशंस नहीं आएंगे, प्लान्स फेल नहीं होंगे। एक छोटा सा पॉइंट और बता देती हूँ, मेरी तरफ से ये चैप्टर एंड हो चुका है बट फिर भी बता देती हूँ। देखो डेविएशन वर्ड में इतनी बार बोल रही थी, इसका मतलब क्या था? जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को बोला जाता है डेविएशन। हम लोगों ने क्या सोचा था स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई? 800। तो ये जो 200 है, इस 200 को बोला जाता है डेविएशन। डेविएशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव डेविएशन भी और नेगेटिव डेविएशन भी। जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस से ज्यादा है, बेटर है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करा था 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, बट एक्चुअली हम लोगों ने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, हम लोगों ने 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। तो अच्छी बात है यार, यहाँ पर हमें करेक्टिव मेजर्स नहीं लेने, यहाँ पर तो उल्टा हमें देखना है ऐसा क्या हुआ कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा हुई, आगे से भी हम वैसा ही करेंगे। तो जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस से बेटर होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस से कम होती है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग एंड हुआ। काफी डिटेल के अंदर हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इस चैप्टर की केस स्टडीज भी लेकर आऊंगी। आपका काम क्या है, जितना हो सके इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। काफी डिटेल्ड वीडियोस है ताकि सब बच्चों को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय फॉर नाउ।